दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए व्यक्तिक सेवा कार्य के सिद्धांत का पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। और जिन दोस्तों ने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो मैं इस आई बटन पे दोस्तों और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मैं लिंक दे रहा हूँ दोस्तों, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यूजीसी नेट के लिए और एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू के स्टूडेंट के लिए पार्ट फर्स्ट का देखना कंपलसरी है दोस्तों, अनिवार्य है, तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और इजी तरीके से समझा रखा है। मैंने दोस्तों आप लोगों से अनिर्णायक अभिवृत्ति के सिद्धांत तक पहुंचा हूं और इसे फिनिश भी कर चुका हूं। मैं इसी को एक बार कॉन्सेप्ट बताकर आप लोगों को आगे चलता हूं दोस्तों आत्मनिर्धारक के सिद्धांत पर। दोस्तों, अनिर्णायक अभिवृत्ति का जो सिद्धांत है, इसका मतलब है कि व्यक्तिक सेवा कार्य का संबंध एक विशिष्ट गुणों से होता है जिसमें कार्यकर्ता अपनी सक्रिय भागीदारी को निभाता है, ठीक है, और उसकी मनोवृत्ति को अपनाता है और मनोवृत्ति के आधार पर ही सामाजिक जो व्यक्तिक सेवा कार्य है उसका दर्शन करता है। और यह माना जाता है कि व्यक्ति की जो समस्या है उसके उत्पन्न करने से कोई दोष नहीं होता है और ना ही अपराध होता है, बल्कि उसकी परिस्थितियों का उत्तरदायित्व होता है कि इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। और नेक्स्ट अगर मैं दोस्तों बात करूँ मूल्यांकन के बारे में, तो मूल्यांकन क्या चीज़ है अभिवृत्ति की, यानी यहाँ पर अनिर्णायक अभिवृत्ति की। दोस्तों, इसमें यह होता है कि जो सेवार्थी के प्रति अनिर्णायक होने के सेवार्थी के व्यवहार होते हैं जो नैतिक और अनैतिक होने सकता है, ठीक है, और उसके बारे में निर्णय लेने के बीच में एक स्पष्ट अंतर होता है। तो दोस्तों यही कहलाता है कि सेवार्थी की अभिवृत्ति और मानकों के कार्यों का मूल्यांकन, ठीक है। जहाँ तक संभव हो सके कि व्यक्तिक कार्य के सेवार्थी के अपराध और निर्दोषता जो उसके निर्णय हैं उससे बचने के लिए, और वहीं पर जो सेवार्थी के अभिवृत्तियां हैं या मानक हैं उनके कार्यों को यथार्थ मूल्यांकन करता है दोस्तों ये अभिवृत्ति के सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे अनिर्णायक अभिवृत्ति के जो सिद्धांत है उसको किस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है, तो याद रखना कि सेवार्थी को खुले या अपने विचारों के भावनाओं को अभिव्यक्त के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, और सेवार्थी के कार्य संबंध के दौरान पूरे विषय में या पूरे समय में उसे सेवार्थी के प्रति सम्मान और ध्यान देना चाहिए। ये भी चीज़ें याद रखना। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अप्लाइड प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से, ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। जब कभी भी व्यक्तिगत या पूर्वाग्रह तथा पक्षपात या अवगत होता है जिन्हें व्यक्तिक कार्य के संबंध में प्रभावित ना कर देना, यानी आप उदाहरण से समझिए कि दोस्तों सेवार्थी शराबियों अपराधियों वेश्या या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आदि जैसी कई निश्चित जो जातियां हैं, जो श्रेणी हैं, उनके लिए नापसंद विकसित करने के लिए एक सामाजिकृत हो सकता है, जिससे क्या होता है कि सेवार्थी के साथ जो व्यक्तिक कार्य होते हैं उनके संबंध में जो सेवार्थी को अपनी व्यक्तिगत नापसंदियों की सहायता प्रक्रिया में बाधक नहीं बनने के लिए उसमें व्यक्तिक कार्य सेवार्थी के साथ क्या करता है कि व्यक्तिगत ध्यान देता है और उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है और उसका पूर्वाग्रह की पहचान करता है और नियंत्रित करने के बाद उसको यथार्थपरक रूप में, विषय परक के रूप में देखने की क्षमता को विकसित करता है। ये बात कहते हैं इसमें दोस्तों अनिर्णायक अभिवृत्ति के सिद्धांत का प्रदर्शन में। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों आत्म निर्धारण का सिद्धांत क्या चीज़ है। बेसिकली दोस्तों इसका मतलब है कि इसका जो मतलब है कि समाज कार्य एक ऐसे सबसे बड़े ठोस विश्वास से है जिसमें व्यक्ति का आत्मनिर्णय या अंतर्निहित क्षमता जो होती है वो व्यक्तिक कार्य द्वारा ही सेवार्थी की स्वतंत्रता को जानबूझकर उसका उल्लंघन कर उसका गैर जो भी पेशेवर होता है उसको समझा जाता है, ताकि उनमें जो सेवार्थी की प्राकृतिक है अधिकार हैं उन अधिकारों को प्रति संग्रहण करके उसे व्यक्तिक कार्य के उपचार में बाधित करता है। अब यहीं पर इन्होंने ये बताया कि बेस्टिक जी ने कि देखिए आत्मनिर्धारण का सिद्धांत, ध्यान से सुनना, आत्मनिर्धारण का जो सिद्धांत है वो व्यक्तिक कार्य की प्रक्रिया में सेवार्थी की अपनी पसंदों तथा निर्णयों को कार्य करने में स्वतंत्रता का अधिकार और आवश्यक की व्यवहारिक की पहचान करता है। बट ध्यान देने वाली बातें यह हैं कि व्यक्तिक कार्य का जो कर्तव्य है कि वह किसी भी अधिकार का सम्मान, ठीक है, सम्मान करे और जरूरतों को पहचाने, सेवार्थी की पहचान कर उसे आत्मनिर्देशन बात दोनों की है, निर्देशन की उसकी क्षमता को उत्प्रेरित यानी मोटिवेशन, ठीक है, प्रेरणा उत्प्रेरित करे और उसको क्या करना है, प्रेरित करके उसको सहायता करे जिसमें सेवार्थी को समुदाय और अपने खुद के व्यक्तित्व में,
ठीक है। व्यक्तित्व की उपलब्धता में समुचित संसाधनों को देखकर उसका उपयोग करे, सेवार्थी को आत्मनिर्धारण का अधिकार दे और सेवार्थी को सकारात्मक और रचनात्मक निर्णय की क्षमता का विकास करे, शारीरिक और नैतिक कानूनों में, फ्रेमवर्क में तथा उसके संस्था के एक कार्यप्रणाली के द्वारा उसे सीमित करे। तो ये चीज़ें करता है दोस्तों आत्मनिर्धारण के सिद्धांत में एक व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जब कभी बात होगी दोस्तों कि समस्या का संप्रेषण या संसाधनों की पहचान करने में मदद करना और प्रदर्शन को दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेवार्थी के संसाधनों को सक्रिय करना, सुगम वातावरण बनाना, ये आत्मनिर्धारण के सिद्धांत में आत्मनिर्धारण के सिद्धांत में ही ये सारे जो तरीके हैं, जैसे समस्या का संप्रेषण, फिर संसाधनों की पहचान में मदद करना, फिर सेवार्थी के संसाधनों में सक्रिय करना, फिर संबंध। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है इसी में इंक्लूड की जाती है दोस्तों। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। संबंध के वातावरण में सुगम बनाना, ये चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक है, कुछ ये था प्रदर्शन के बारे में। और फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं आत्मनिर्धारण के सिद्धांत की सीमाएं। देखिए दोस्तों, ध्यान देना कि जो सकारात्मक और रचनात्मक होते हैं निर्णय, वो सभी सेवार्थी की क्षमताओं पर विकास करते हैं। ये शब्दों से ही पता चल रहा था। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नागरिक कानूनों से संबंधित जो सीमाएं होती हैं, ये भी आत्मनिर्धारण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नैतिक कानून से संबंधित जो सीमाएं आती हैं, ये भी आत्मनिर्धारण के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग उससे नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि अप्लाइड प्रश्न जब बनेंगे तो आप लोग कहना मत कि नहीं बताया गया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बार बार कि नागरिक कानूनों से संबंधित सीमाएं जो है किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो आत्मनिर्धारण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और नैतिक कानून से संबंधित आता है दोस्तों, नैतिक कानून से संबंधित आता है आत्मनिर्धारण का सिद्धांत। रचनात्मक और सकारात्मक जो निर्णय होता है वो भी आत्मनिर्धारण के सिद्धांत के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। ये सारे थे सिद्धांत। गोपनीयता का सिद्धांत, ये भी IMP करिए, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है लास्ट में 2019 में, 2019 में आया था, हो सकता है इस बार भी आए। टॉपिक इंपॉर्टेंट है गोपनीयता का सिद्धांत। देखिए गोपनीयता का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों। गोपनीयता का सिद्धांत का मतलब ये है कि गोपनीयता समाज में दो दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। एक प्रतिकर्ता के लिए जो व्यवसायिक संहिता में एक मद के रूप में, तथा एक व्यक्तिगत कार्य के संबंध में जो एक तत्व होता है उसके रूप में। अब गोपनीयता का जो सिद्धांत है वो अत्यंत जटिल है, लेकिन जो व्यक्तिगत कार्य का जो स्थिति है, जो उसके लागू करने का जो तरीका है वो काफ़ी कठिन है ना, आप सभी लोग को पता है। लेकिन गोपनीयता का जो सिद्धांत है दोस्तों, इसको परिभाषित 1957 में बिस्ट्रिक जी ने इस तरीके से बताया कि गोपनीयता सेवार्थी के संबंध में जो गुप्त सूचना व संरक्षण होता है, उसके पेशेवर से संबंधित जो भी घटना घटित होती है, उन गोपनीय सेवार्थी का मूलभूत अधिकारों के जो अधिकार होते हैं, उन सभी व्यक्तिगत कार्य में नैतिक बाधाएं होती हैं, जिसमें प्रभावी व्यक्तिगत कार्य की सेवा के लिए आवश्यक होता है। सेवार्थी के अधिकार जो होंगे वो संपूर्ण नहीं होते हैं। इसी के अंतर्गत सेवार्थी की गोपनीयता संस्था के भीतर व अन्य पेशेवर जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के साथ अक्सर आदान प्रदान किया जाता है, और फिर भी बाध्य नहीं होता, और सभी को समान रूप से बाध्य देती है ये गोपनीयता का सिद्धांत। ठीक है, जब सेवार्थी समस्या या संस्था के संपर्क में आता है तो व्यक्तिगत कार्य के समक्ष उसमें अपने जीवन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों या उसके आंतरिक भावों या भय को या बताने के लिए उजागर करने में जो है उसकी आवश्यकताओं से अवगत होता है। तो ये चीज़ें याद रखना गोपनीयता के सिद्धांत में। गोपनीयता के सिद्धांत में दोस्तों इन्होंने बताया कि जो उसकी नैतिक बाध्यताएं हैं, उन नैतिक बाध्यताओं के लिए गोपनीय जो सूचना है उन व्यक्ति को निजी जीवन से संबंधित उसके तथ्यों अथवा उसकी स्थिति या उसके ज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है, बट वो करने के लिए आपको दूसरे की नज़रों में सामान्य रूप से छिपा होना चाहिए वो चीज़ें। अब वो छिपने होने के लिए यानी बिस्ट्रिक जी ने 1957 में बताया कि जो गोपनीय सूचना है वो 3 श्रेणियों में क्यों ना बांट दिया जाए। तो इन्होंने 3 श्रेणी में बांटा बिस्ट्रिक जी ने 1957 में। एक का नाम रखा प्राकृतिक रहस्य, दूसरा प्रतिज्ञात रहस्य, सुपुर्द रहस्य तीसरा। अब दोस्तों इसके बारे में समझ लो कि प्राकृतिक रहस्य वो होता है जिसमें अगर उजागर हो जाए तो व्यक्ति को बदनाम या घायल अथवा बेजा दुखी मतलब हो सकता है बच्चा, और व्यक्ति यानी यौन उत्पीड़न या व्यभिचारी या वैवाहिक या विवाह पूर्व या विवाहेतर या परीक्षा में असफलता एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, ये इसीलिए इसको बोला गया प्राकृतिक रहस्य। प्रतिज्ञात रहस्य क्या चीज़ है? इसके अंतर्गत दोस्तों राजदर गुप्त सूचना का प्राप्त करने लगते हैं, बाद में आश्वासन वायदा
भी करते रहते हैं, जिसमें कहते हैं कि व्यक्तिगत कार्य में उसको उजागर नहीं करेंगे। विषय वस्तु ये है कि दोस्तों कि सेवार्थी के जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में आपत्तिजनक तथ्य भी हो सकते हैं। ये भी चीज़ें ध्यान रखना, जिन्हें वह उजागर नहीं करना चाहता, इसलिए इसे प्रतिज्ञात रहस्य बताया गया। बिस्ट्रिक ने 3 बताए हैं गोपनीय सूचना की श्रेणी, मैं 2 बता चुका हूँ। तीसरा है दोस्तों सुपुर्द। यह सूचना यह है कि पूर्ववर्ती सुस्पष्ट या अस्पष्ट बोध के साथ राजदर को बताया जाता है। देखो, एक वादा कर, एक मैं बता दूँ अलग अलग तरीके से किया गया है, ठीक है। पहला जो था दोस्तों वो था बदनाम घायल से रिलेटेड था। दूसरा जो था दोस्तों मैंने बताया उसको आश्वासन से रिलेटेड था। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ ये है दोस्तों अस्पष्ट बोध के साथ राजदार को बताया जाता है, जिसमें मामला उजागर नहीं होता है। इसका विषय वस्तु जो होता है वो प्राकृतिक रहस्य को भी सम्मिलित करता है, बट इसके अंतर्गत वो चीज़ें नहीं रखी जाती है। ये चीज़ें ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं गोपनीयता के सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, गोपनीयता का सिद्धांत की अगर मैं बारे में बात करूं तो इसमें पहली चीज़ तो ये होना चाहिए कि सेवार्थी के भीतर द्वंद्व नहीं होना चाहिए। पहली पॉइंट लिख लो। दूसरी पॉइंट लिख लीजिए कि किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों के साथ द्वंद्व नहीं होना चाहिए। तीसरी पॉइंट लिख लीजिए कि सेवार्थी जो है सामाजिक कार्यकर्ता के अधिकारों के साथ द्वंद्व नहीं करना चाहिए। चौथी पॉइंट लिख लीजिए कि सेवार्थी संस्था के अधिकारों के साथ अधिकारों के साथ, ठीक है, द्वंद्व नहीं होना चाहिए। समग्र रूप से समाज के अधिकारों के साथ टकराव नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं संचार का सिद्धांत भी आता है, सहभागिता का सिद्धांत भी आता है, आत्म जागरूकता का सिद्धांत भी होता है, व्यवहार का सिद्धांत भी होता है, पर्यावरण का सिद्धांत भी होता है, प्रकटन का सिद्धांत भी होता है। ये जो 3 सिद्धांत है दोस्तों, व्यवहार का सिद्धांत और पर्यावरण का सिद्धांत और प्रकटन का सिद्धांत, ये विशिष्ट के सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। जो मैंने अभी तक टोटल 1 से लेकर 10 तक जो डिस्कस किया है दोस्तों वीडियो फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों मिलाकर, तो उन दोनों को मिलाकर दोस्तों सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा विशिष्ट सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों 4 इसमें का देगा, 3 इसमें का देगा, 1 इसमें का दे देगा, या 3 इसमें का देगा, 1 इसमें का नहीं देगा। निम्न में से बताइए कौन सा विशिष्ट सिद्धांत है, कौन सा विशिष्ट सिद्धांत नहीं है। इस तरीके से प्रश्न बना है 2019 में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा आप लोगों ने, और मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया भी होगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं उसको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। हालाँकि मैं कमेंट में ही उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जब मुझे लगेगा कि मुझे एक वीडियो बना देनी चाहिए तो मैं छोटी से कोई 2 या 3 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा दोस्तों इस सिद्धांत पर। और मैं आशा भी करता हूँ दोस्तों सिद्धांत बहुत ईजी है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। अप्लाइड क्वेश्चंस जो बनेंगे दोस्तों 2 ही, एक गोपनीयता से रिलेटेड बनेगा और दूसरा बनेगा स्वीकारता से रिलेटेड, यानी एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार के सिद्धांत से। 2 ही अप्लाइड प्रश्न बनेंगे, बाकी फैक्ट से बन सकते हैं, ठीक है। हालांकि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, हमें सारे पढ़ने हैं, लेकिन हमें फोकस जो किया गया है मैंने बताया है उन्हीं पे फोकस करो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अनिर्णायक मनोवृत्तियों के सिद्धांत से भी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी 1-2 प्रश्न आए हुए हैं। मैं जब कोई वीडियो लेके आऊँगा तो मैं आप लोगों को सारे बारे में यहाँ पर बताऊँगा किस सिद्धांत से कौन सा प्रश्न आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।